नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं ना, एक नौजवान लड़का जिसका नाम था विशाल, उम्र 25-26 साल, हरियाणा के शहर में नौकरी करता था और उसका एक ममेरा भाई वो भी उसी शहर में रहता था। लेकिन विशाल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर अपनी पत्नी के साथ में शादीशुदा था वो, उसका नाम था उत्तम, और वो 10 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। अब दोनों जो थे ना, एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन घर बार दोनों का अलग अलग। उत्तम भी अपने किराए के मकान में रहता था, अपनी पत्नी के साथ में खुशहाल जिंदगी जी रहा था। और जो विशाल थे ना, अभी उनका शादी ब्याह हुआ नहीं था, क्योंकि अभी एक बहन उनकी बाकी थी। 2 बहन थी, तो बड़ी बहन की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन अब छोटी बहन भी जवान हो चुकी थी। और विशाल का कहना था कि पहले मैं छोटी बहन का शादी करके तब अपने बारे में सोचना था। इसीलिए वो अभी शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहती थी। वो भी किराए के घर में रहती थी। 10 किलोमीटर की दूरी पर दोनों लोग, अब मेरा भाई उत्तम और विशाल, इतना ही फासला था। लेकिन कंपनी जो थी ना, दोनों की एक थी। हाँ, कंपनी में बात करने का, इतना सब कुछ करने का मौका नहीं मिलता था, डिपार्टमेंट अलग अलग। और इसके बाद अब एक संडे बचता था। संडे के ही दिन अब उनसे खुल करके बात हो सकती थी। ऐसे ही अब उनके साथ होता था। और संडे को भी अब जो विशाल अब जाते थे उत्तम के घर पर, तो शाम के टाइम जाना। और उनका जो खुला छत था, किराए का मकान था, 2nd फ्लोर पर थे, और ऊपर खाली लंबा छत था। ऊपर ही दोनों दोस्त अब बैठ करके एंजॉय करते। पत्नी नीचे रहती और वो बियर वर अब उस टाइम अब ड्रिंक करते थे, उसी का एंजॉय करते थे, खाते पीते थे। और इस तरह उनका समय पास होता रहता था। ये पहली बार विशाल उत्तम के घर पर नहीं गए थे। ना जाने कितने संडे अब वो जब जाते थे तो जाते थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद में प्रोग्राम बढ़ता जा रहा था। सोचे थे कि 8 बजे तक अपने कमरे में लौट आऊँगा, लेकिन होता ही नहीं था। रात के 10 बज जाता था, तब वो अपने घर पहुँच पाते थे। लेकिन ये नहीं कि अब इतना ड्रिंक कर लिया कि चला नहीं जा रहा, ऐसा वो कभी नहीं करते थे। लेकिन अब जब वो छत पर एक रात संडे को दोनों दोस्त बैठे हुए थे, दोस्त क्या कहें, मैं मेरा भाई थे। अब उत्तम ही बड़े थे और विशाल जो थे एज में उनसे छोटे थे, तो विशाल उनको भैया कहते थे उत्तम को। और उनकी जो भाभी थी ना विशाल की, वो भी सुंदर थी और पढ़ी लिखी थी, पूजा पाठ करने वाली लड़की थी, घरेलू लड़की थी। हाँ, चाहती तो नौकरी कर सकती थी, और उसका इच्छा भी था कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं घर में बैठी हूँ। लेकिन उत्तम समझाते थे कि नहीं, मैं हूँ ना, अगर मैं कमा रहा हूँ तो तुम्हें अब घर में बैठना चाहिए। अब उनके घर का संस्कार यही था, जो भी नियम है, औरतें बाहर निकलती नहीं थी, तो जो भी था अब वो अपने हिसाब से सही कर रहे थे। अब मैं उस रात की बात बता रहा हूँ जिस रात को इस घटना का शुरुआत हुआ था। छत पर बैठे हुए दोनों दोस्त, आसमान में चांद निकला हुआ है और ड्रिंक हो रहा है। बियर ही पीते थे, एक बोतल में दोनों लोग अब थोड़ा थोड़ा पी लेते थे। इतना ही उनकी कैपेसिटी थी, ज़्यादा नशेड़ी तो थे नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए पीते थे। अब विशाल आराम से बैठ कर के पी रहे थे, तभी नीचे से उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, इधर आओ जी। अब जो उत्तम थे भागते हुए सीढ़ियाँ उतर गए कि तू बैठा रहा, मैं देखता हूँ क्या कह रही है, कुछ काम जरूर होगा तभी बुलाई है। अब उत्तम तो नीचे चले गए, अब बच गए विशाल। अब विशाल खाली बैठे हुए थे। 10 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, पौन घंटा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उत्तम ऊपर नहीं आ रहे। आप सोचने लगे कि चलो कुछ देर के बाद उत्तम आता है, जरूर कोई काम होगा, कोई सामान वामान लेने चला गया होगा, कोई ज़रूरत पड़ गई होगी। लेकिन उसी टाइम अब इधर उधर नजरें, अब खाली बैठे हुए थे। अब उनके पास में कोई काम तो था नहीं, ना कोई बातचीत करने वाला था। आसमान में चांद निकला था, कुछ देर चांद की सुंदरता को निहारते रहे। इसके बाद पड़ोस की छत पर अचानक उनकी नज़र पड़ती है। जब पड़ती है ना, तो एक लड़की अपने बाल को सुलझा रही थी।
गोरी चिट्ठी लड़की चांद की रोशनी में चमकती हुई नजर आ रही है। दूरी भी कोई खास नहीं, बिल्कुल पास में था। अचानक उस लड़की से नजरें मिलती है और नजरें मिलने के बाद में वो लड़की थोड़ा सा अपने बालों को जो सहला रही थी, सुलझा रही थी, अब अचानक अब विशाल की तरफ देखने लगती है। अब विशाल की नजरें भी उससे मिल जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक दूसरे में खो भी जाते हैं। अब ऐसा ही आकर्षण लड़की का था और शायद अब उस आकर्षण के चक्कर में वो लड़की भी विशाल की तरफ अब उलझ गई थी। दोनों का अब एक ही हाल था। तभी विशाल नीचे से आने लगे, कहने लगे, अरे भाई लेट हो गया, मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था किचन में, मेरी पत्नी को चीज़ बनाने नहीं आता जो मैं उसको बताया था। और विशाल तो उस लड़की के ख्याल में खोए हुए थे। लड़की सामने थी, अभी भी वो मुस्कुरा रही थी, आंखें मिल रही थी। और विशाल के दिल में घंटी बजने लगी थी, अरे इतनी सुंदर लड़की काश मेरे जीवन में आ जाती, ना जाने क्या क्या सपना देखने लगे थे। उसी टाइम उत्तम आते हैं। उत्तम आवाज़ देते हैं, अरे विशाल जरा ये प्लेट पकड़ ले, अब तेरे लिए अलग से चीज़ बना के ले आया हूँ। लेकिन विशाल तो जैसे अपने होश में नहीं हो, लगातार छत की तरफ देखते जा रहे हैं। और उत्तम देख के हैरान है कि विशाल देख किसको रहा है, वहाँ तो कोई है नहीं, रात का टाइम है, छत खाली पड़ा हुआ है। लेकिन अभी भी विशाल को आवाज़ दे रहे, अरे प्लेट पकड़ ले, गर्मा गर्म है, देख इसमें खाएगा तो मज़ा आ जाएगा, मैं आज बनाया हूँ एक नया डिश है। लेकिन विशाल को अभी भी होश नहीं है। होश क्या, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ा उत्तम को अलग लगने लगा, ये बात क्या भाई, ये हुआ क्या। प्लेट वेल्ट रखते हैं वहाँ पर, कंधा पकड़ करके विशाल को हिलाते हैं और तब उनकी तंद्रा टूटती है। उत्तम मुस्कुराने लगते हैं, अरे भाई कहाँ खो गया था, क्या देख रहा है छत पर, छत तो खाली पड़ा हुआ है। विशाल का तंद्रा टूट चुकी है और वो थोड़ा शर्मा गए। उनकी नज़र में तो वहाँ पर एक सुंदर लड़की थी। अभी कुछ देर पहले जब तक विशाल ने उनका कंधा पकड़ के हिलाया नहीं और दोनों की नज़रें चार हो रही थी। लड़की खूबसूरत थी, मुस्कुरा रही थी और उसमें विशाल खोए हुए थे। अब जब उत्तम ने कंधा हिलाया तब वो उत्तम की तरह मुड़ते हैं, अरे हाँ क्या कह रहा था भाई। तब वही बात बोलते हैं उत्तम कि भाई तू छत की तरफ क्या दिख रहा था, और वो भी जैसे खोया हुआ है, क्या था वो छत पर, छत तो खाली पड़ा हुआ है। अब विशाल अपनी अब सही सिर घुमाते हैं और फिर उसी छत की तरफ, उसी कोने में देखते हैं जहाँ वो लड़की खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, अपने बाल को सुलझा रही थी। अब वहाँ तो थी नहीं। अब उनको यही समझ में आया कि उसी दौरान वो लड़की अब शायद अपने घर में नीचे चली गई होगी। लेकिन उसकी सुंदरता में ऐसे अब वो फंस चुके थे। अब उत्तम बार बार पूछ रहे थे ऐसा क्या था उस छत पर, लेकिन विशाल कुछ भी नहीं बताए। अब मन ही मन सोचने लगे कि नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं तो ये मेरा दोस्त ऐसे ही है तो मैं मेरा भाई, लेकिन ये बहुत ही मजाकिया है। अब कंपनी में अफवाह फैला देगा कि अब हमारे बगल की छत वाली लड़की से इसका कनेक्शन हो गया है, दोनों प्यार करते हैं। अफवाह बहुत आगे तक अब फैल जाएगी, हो सकता है कि गांव तक फैल जाए। इसलिए वो विशाल रिस्क लेना नहीं चाहते थे, कुछ भी नहीं बताया उत्तम को। शांत भाव से अब वहाँ पर आराम से जो भी पकवान बना के ले आए थे डिश, नया डिश, वाकई में बहुत ही टेस्टी था। विशाल तो अब उत्तम की इस कारीगरी के लिए अब वाह वाह करने लगे, कहने लगे ये सब सीखा कहाँ तूने। अब उत्तम मुस्कुरा के कहने लगे कि भाई बहुत मेहनत करता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ और तब मुझे ज्ञान मिलता है। वाकई में डिश शानदार थी और इसके लिए विशाल अब धन्यवाद बोलते हैं। अब कहते हैं कि अब रात ज़्यादा हो गई है, मुझे चलना भी चाहिए। अब वो बियर का नशा क्या होता है उतर गया झटके में। अब इसके बाद उत्तम रोकते हैं कि चल अब थोड़ा बहुत तो हो गया, अब भाभी तेरी खाना बना रही है, थोड़ा बहुत खा के चलना, आखिर घर पे जाके आराम ही करना है। लेकिन विशाल कहते कि नहीं अब पेट भर चुका है, अब मुझे जाना ही होगा। लेकिन उत्तम जाने नहीं देती। तब तक दोस्त छत से वो लोग अब नीचे आ जाते हैं कमरे में। अब भाभी उनकी कहती है विशाल की कि नहीं देवर जी ऐसे जाना नहीं है, मैं आपके लिए भोजन तैयार कर लिया हूँ, इसको कौन खाएगा। तब जाकर विशाल को रुकना पड़ता है। अब ये खाना खाने और सब कुछ करने में
टाइम तो व्यतीत होता है। अब रात का 11 बज चुका था, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी विशाल के लिए। अब ये कभी कभी यहाँ लेट हो जाता था। अब उनके पास बाइक थी। अब कहने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, 15 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा देर तो लगेगी नहीं। रास्ता बिल्कुल रात में खाली मिलता है, दौड़ाते हुए निकल जाऊंगा। अब जाके सोना ही है तो घर में, और तो कुछ काम नहीं है, बाकी सुबह में ड्यूटी जाना ही है। और तब विशाल पेट भर खाना खाने के बाद अब दोनों लोग के धन्यवाद बोलते हैं, उत्तम भाई को और उनकी पत्नी को। अब फिर नीचे तक उत्तम आते हैं छोड़ने के लिए विशाल को। विशाल अपनी बाइक स्टार्ट कर देते हैं और तब उत्तम अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब विशाल अपना बाइक स्टार्ट करके गली से निकलते हैं। जिस कॉलोनी में रहते थे, कॉलोनी थोड़ा बड़ा ही था। अब गली गली घूमते हुए जब मेन रोड पर आते हैं ना, तब रात का 11 बज के कुछ 1 मिनट हो चुका था। अब वही लड़की अब रास्ते में खड़ी है। खड़ी क्या है, अपने बालों को अभी भी संवार रही है। 2 कदम आगे चलती है, अब फिर रुक जाती है, अपने बालों को संवारने लगती है, जैसे अभी अभी नहा के निकली हो। अब बालें उसकी जो लटे हैं अब उलझ चुकी है, वो सुलझाने की कोशिश कर रही हो। अब यहाँ पर हेडलाइट की रोशनी में अब लड़की को देख के पहचान जाते हैं। अब ब्रेक लगा देते हैं। इसी लड़की से तो अब आंखें चार हुई थी। ये लड़की रात को अब आ कहाँ से रही है? कुछ देर पहले खाना खाने से पहले तो छत पर थी, जरूर कोई काम से गई होगी। अब उसके पास जाते हैं ना तो बाइक स्लो कर देते हैं और वो लड़की भी रुक जाती है जो आ रही होती है, अपने बालों को सुखाते हुए, लट को सुलझाते हुए। अतः अपने बाइक भी रोक देती है। लड़की भी रुक गई, अब विशाल भी रुक गए। दोनों अब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लड़की मुस्कुराती है, पहल वही करती है कि क्या देख रहे हो जी? अब विशाल शर्मा जाते हैं। कहने लगे कि आप तो छत पर थी ना कुछ देर पहले, करीब 1 घंटा पहले। तब वो कहने लगी, हाँ मैं छत पर थी, नहा के निकले थी, बाल को सुलझा रही थी। आप बहुत सुंदर हो जी। अब विशाल जब लड़की ये बात बोलती है तो शर्मा जाते हैं। तब वो जवाब भी देते हैं कि आप भी बहुत खूबसूरत हो। अब दिल ही दिल में दोनों लोग एक दूसरे को चाहने लगते हैं। तब विशाल कहते हैं कि अपना नाम तो बता दीजिए। नाम वो बताती है रिया। रिया नाम सुनकर के और अच्छा लगा। कहते हैं बहुत ही सुंदर नाम आपका है, तो कभी आपसे फिर मुलाकात होगी? लड़की कहती हाँ बिल्कुल होगी। अब मैं रात के टाइम कभी कभी छत पर आती हूँ, ऐसे तो आना नहीं होता है, लेकिन जब नहा लेती हूँ ना गर्मी के टाइम में तो ऐसे ही छत पर आ जाती हूँ। थोड़ा ऊपर में हवा चलता है और खुली खुली हवा मुझे अच्छा भी लगता है। तब बताने लगे विशाल कि ये मेरा दोस्त का घर है, मैं मेरा भाई हैं और मेरी भाभी वहाँ रहती है। अब मैं संडे को ही यहाँ पर आता हूँ। और तब लड़की थोड़ा उदास हो जाती है, क्यों जी रोज़ नहीं आती हो रात को क्या? तब विशाल कहते हैं नहीं रोज़ तो नहीं आता हूँ, लेकिन संडे को ज़रूर आता हूँ, तो चलिए आपसे संडे की मुलाकात होगी। और तब लड़की उदास कहती है ये तो अच्छा नहीं हुआ ना, अब मैं आपको अब चाहने लगी हूँ। अब कुछ ही देर के मिलने के बाद में अब उनका प्रेम जो है ना अब आगे बढ़ने लगता है। अब वही हाल विशाल का है। अब उनकी भी इच्छा नहीं हो रही कि उस लड़की को अब छोड़ करके आगे बढ़े। दोनों लोग सड़क पर रुके हुए, अब बाइक पर बैठे हुए विशाल और लड़की खड़ी हुई, दोनों बातचीत कर रहे हैं। अब प्रेम की जो अग्नि है दोनों में भड़क रही है। अब एक तरह से दोनों को अब प्यार उमड़ रहा है। लड़की कहती है कि नहीं आप बीच में आ जाया करो ना। विशाल कहते हैं मुझे अब आना तो मैं ज़रूर चाहता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। एक तो हमारी ऑफिस से लेट छुट्टी होती है और इसके बाद ये थोड़ा लंबा सफ़र है, तो संडे के अलावा अब मैं यहाँ तो आ नहीं सकता। और देखो अब मेरा भाभी का घर है, रोज़ रोज़ आना भी तो ठीक नहीं है। अब उस लड़की को रिया को समझाने लगे। और तब रिया कहने लगी कि ठीक है आप उसके घर मत आओ, चलो मैं तुम्हें अब एक जगह दिखाती हूँ, तुम वहाँ पर आ जाया करना, पास में ही है। विशाल खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छी बात है। बाइक पर उस लड़की को बिठा लेते हैं और कहते हैं चलो आप बताओ कहाँ हम मिलेंगे। तब वो रास्ता बताती है कि चलो पहले मेन रोड पर चलो, और उसी तरफ तो विशाल जा रहे थे। अब मेन रोड पर पहुँचते हैं।
और तब सोचते हैं कि आप यहाँ से अब इतना दूरी होगा तो आप कैसे आओगी। तब लड़की कहने लगी मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपनी चिंता करो कि तुम आओगे या नहीं आओगे। जो जगह मैं आपको बताने जा रही हूँ, जगह बिल्कुल सही है। और फिर वो एक कुएं के पास ले जाती है। रोड के किनारे कुआं है, वहाँ पर कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं और पीछे में एक झोपड़ी सा बना हुआ भी है। लेकिन वो खेत वेत का इलाका था, लेकिन इस टाइम अभी कोई फसल नहीं लगी हुई थी। शायद वो रखवाली के लिए झोपड़ी बनी हुई थी खेत में। अब उस जगह पर लेके आती है रिया। अब बिल्कुल सुनसान एरिया, आसपास में कोई अब वो है नहीं, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। जगह तो विशाल को पसंद आ गई कि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई रोकने वाला है, ना यहाँ पर कोई पहुँच सकता है। ऐसे ही है जगह। अब तब कहते हैं विशाल मैं तो पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप कैसे आओगे अब उस कॉलोनी से इतना लंबा सफ़र तय करके। लड़की कहती रिया कि तुम मेरी बात को अब भूल जाओ, मुझे कैसे आना है मैं खुद मैनेज कर लूँगी, लेकिन तुम सोचो तुम आ पाओगे ना इस जगह पर। अब विशाल कहते हैं कि हाँ मैं आ जाऊँगा, कब आना होगा। और तब लड़की कहने लगी कि देखो मेरे घर में भी लोग जगे रहते हैं और कभी कभी जल्दी सो जाते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि मैं रात को 10 बजे आऊँ या हो सकता है कि 11 बजे आऊँगा। हमें इन्हीं 2 टाइम में मैं आपको यहीं पर मिलूँगी, मैं तुम्हारी इंतज़ार करूँगी। तो बोलो तुम आओगे ना। तब विशाल को लगने लगा कि भाई 10 बजे रोज़ 11 बजे आना ठीक नहीं होगा। और तब वो कहते हैं कि रोज़ तो नहीं आ सकता, लेकिन हम एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। उनकी भी अब चाहत थी कि लड़की से रोज़ मिले, लेकिन अपना समय देख रहे थे कि अगर मैं इस लड़की से मिलने में आऊँगा, टाइम व्यतीत होगा, तो मुझे नौकरी भी करनी है। इसी के लिए मैं अब गांव से शहर में पहुँचा हूँ, तो दोनों काम चलना चाहिए। सोचने लगते हैं। तब लड़की कहती है कि छोड़ो अब तुमसे हो नहीं पाएगा, जाओ तुम अब निकल जाओ। विशाल को लगा कि लड़की अब नाराज़ हो गई है। कहते हैं ठीक है, लेकिन रोज़ आऊँगा, लेकिन जल्दी निकल जाऊँगा क्योंकि मुझे सोना ही है और नींद भी तो पूरा करना है, सुबह काम पर जाना है। लड़की कहती है कि मैं तुम्हें ज़्यादा देर रोकूंगी नहीं, हम मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे और फिर तुम मुझे घर तक छोड़ देना और इसके बाद तुम निकल जाना। और तब विशाल कहने लगे कि देखो मैं उस घर तक तो नहीं जा सकता, अगर मेरा भाई कभी निकल आया और तब वो कहेगा कि तुम इस मोहल्ले में क्यों आए हो। और तब लड़के कहेंगे कोई बात नहीं, कॉलोनी के गेट पर ही, आप कॉलोनी के रास्ते में छोड़ देना, वहाँ से मैं चली जाऊँगी। अब दोनों में बात तय हो चुकी थी और कुछ देर वो लोग वहाँ पर बैठे भी, बात भी किए, प्रेम का शुरुआत भी हो गया। और जगह बड़ा शानदार था। रात के टाइम आसमान में चांदी नजर आ रहा था और वो जगह बिल्कुल सुनसान था और वो झोपड़ी तो उनके लिए जैसे बनाई गई थी। दोनों प्रेमी अब उसमें मिल रहे थे। 1 घंटे के बाद में अब विशाल कहने लगे कि अब मुझे निकलना पड़ेगा, कि मुझे आराम भी करना है और तब जाके मैं सुबह में अब जा पाऊँगा ना। लड़की कहती है कि ठीक है, मुझे अब कॉलोनी के रास्ते तक छोड़ दो, इसके बाद आप निकल जाओ। विशाल वही करते हैं, उस लड़की को फिर कॉलोनी के रास्ते में छोड़ देते हैं, नज़दीकी। और फिर अब उसको बाय बाय करके फिर मिलने के वादा करके अगले दिन अब वो अपने रास्ते चले जाते हैं। बड़े खुश होते हैं विशाल। लड़की उनके दिल दिमाग में घर कर गई है। अब मन ही मन उस लड़की से अब शादी करने का ठान लेते हैं। अब सोचते हैं कि इतनी सुंदर लड़की और इतनी से स्टार वाली लड़की, अब मुझे तो ऐसी ही लड़की चाहिए। अब उस लड़की के अदा में इतना खो जाते हैं कि रास्ता कब कट जाता है, घर कब आता है, पता ही नहीं लगता है। जब घर पहुंचते हैं तब अब उसी लड़की के बारे में सोचते हुए सो जाते हैं और उस सपनों में भी लड़की उनके पास में आती है। अब बार बार कहती है कि विशाल भूलना नहीं है, तुम आओगे ना कल की रात, उसी जगह पे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब विशाल सपने में भी कहते हैं कि हाँ मैं आऊँगा। सुबह हो जाती है फिर अपने काम धंधे पर, लेकिन आज विशाल बहुत चहक रहे थे, खुश थे कि एक नई फ्रेंड उनको मिल गई थी। अब प्यार भी था उनका, ये पहला प्यार था। ऐसे पहले कभी किसी लड़की के संपर्क में आए भी नहीं थे, हौसला नहीं था, डरपोक किस्म के इंसान थे, लड़कियों से दूर भागते थे।
ना जाने कब लड़की क्या बोल दे, इसीलिए वो डरते थे। लेकिन इस लड़की ने तो इनके ऊपर में जादू ही कर दिया था। सब कुछ होशो हवास अब गुम हो चुका था। जब से उस लड़की को देखते ही रह गए थे। इसकी बात ही अलग थी। रात होती है, 8 बजे अपने कमरे में पहुंचते हैं। गर्मी का टाइम, नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश होते हैं और खाना तो खाते नहीं थे। रास्ते में अब होटल में खाना खाते हैं। अब कुछ देर वहाँ व्यतीत करने के बाद अब सोचते हैं कि घर कौन जाए, चलो फिर अब उसी लड़की की तरफ देखते हैं, चलते हैं। अगर मैं घर गया तो फिर मुझे नींद आ जाएगा। अब वो 10 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। 10 बजे से पहले पहले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसी झोपड़ी के पास बैठ जाते हैं। हालांकि वहाँ पर कोई था ही नहीं, सुनसान एरिया था। लड़की का अता पता नहीं था। बिल्कुल शांत जगह पर बैठे हुए, चांद निकला हुआ, चांद को निहार रहे हैं और उस लड़की के बारे में अब सपने देख रहे हैं कि कब लड़की आएगी, कब लड़की आएगी। और आज लड़की आएगी ना तो मैं बोल दूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसे हम लोग छुप छुप करके मिलेंगे नहीं। अगर साथ ही रहना है तो हम समाज में शादी करके रहेंगे, एक दूसरे के साथ में रहेंगे। डर किस बात का है? मन ही मन ये सब बातें सोच करके अब वो संतुष्ट भी नजर आती है। लड़की 10 बजे करेक्ट पहुंच जाती है। देखती है विशाल को तो चहकने लगती है। अरे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम आ जाओगे। दोनों प्रेमी मिलते हैं और इसके बाद विशाल जो अपने मन में प्रोग्राम बना रखा था, कहते हैं कि देखो अब ये छुप छुप को मिलना मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ। अब मैं तुमसे बिल्कुल शादी करने के लिए तैयार बैठा हूँ। अगर तुम्हारे परिवार वाले मान जाते हैं तो तुम एक काम करो, अपने परिवार वाले से बात करो। अब मैं भी अपने परिवार वाले से बात करता हूँ। आज जल्दी कोई डिसीजन कर लेते हैं, अगर तुम्हारे परिवार वाले मान जाते हैं तो। लड़की मुस्कुरा देती है, कहती है कि अभी तो हमें एक दिन मिले हुए हैं और तुम अभी से शादी के बंधन में बांधना चाहती हो। अरे कुछ दिन एक दूसरे को हम अब जांचते हैं, परखते हैं, मिलते हैं, प्यार को बढ़ाते हैं और तब इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन विशाल अड़ गए थे और कहने लगे देखो ये जो हम कर रहे हैं ना ये ठीक नहीं है, हमें शादी कर लेना चाहिए। हमारे गांव में ऐसा ही होता है। तब वो लड़की कहती है ठीक बाबा, जो तुम कह रहे हो मैं इसके लिए अपने परिवार वालों से बात करूंगी, लेकिन अभी वक्त लगेगा। मैं वो बात धीरे धीरे अपनी माँ को समझाऊंगी, माँ मेरे पिता को समझाएंगे और तुम भी अपने परिवार वालों से धीरे धीरे बात कर लेना जब मैं तुम्हें इशारा दूंगी तब। लेकिन अभी हम इस माहौल में बैठे हैं, अब इसका आनंद भी तो लें। लड़की समझाती है, तब विशाल को समझ में आता है और फिर एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं। कुछ देर के बाद विशाल अब कहते हैं कि मुझे चलना होगा, कि मुझे सोना भी है और सुबह ड्यूटी भी जाना है। अब इस तरह से रोज रोज उसी जगह पर आने लगे। कुआं था, कुआं के पास में पेड़ था, पेड़ के पास में खेतों में वो बना हुआ था झोपड़ी। अब फसल तो था नहीं, अब खाली पड़ा हुआ था। अब किसकी झोपड़ी थी ना तो लड़की से पूछे ना उनको याद आया। अब ऐसे ही करीब 1 हफ्ता लोग मिलते हैं और चहकते रहते हैं, खुश रहते हैं। इतना खुश कभी अभी वो दिखे नहीं थे दोस्तों की नज़र में। और जो उनके मेरा भाई थे उत्तम, उसी कंपनी में काम करते थे। अब विशाल को देख करके बड़ा खुश हो देखते थे तो उनको भी खुशी होती थी। पूछते थे कि विशाल आजकल बड़ा तो चहक रहा है, कोई बात है क्या, कोई खुशी मिल गई है क्या, बता ना मुझसे। तब विशाल मना कर देते कि भैया ऐसी कोई बात ही नहीं, अगर बात होती तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। अब वो भी मान गए, चलो कोई बात नहीं है। अब विशाल जो थे अब अपने आप को छुपा लिए, किसी से अपने दोस्तों तक ये खबर नहीं किया, ना उत्तम से बताए। मिलना उनका जारी रहा। जब 15 दिन हो जाता है ना, तब उनका उत्तम दिन के टाइम जब ऑफिस में आते हैं तब उनका अब मिलना होता है उत्तम से। तो उत्तम उनके शरीर को देखता है, कहता है विशाल तेरा शरीर पीला पड़ा हुआ है, बात क्या है, आजकल तो खाना वाना सही ढंग से खा क्यों नहीं रहा है। अब विशाल कहते हैं कि नहीं तो जैसा मैं पहले था अभी भी हूँ। तब उत्तम उनको एक आईने के पास ले जाता है, दिखाता है कि देख अपने शरीर को, तेरा चेहरा पहले कितना सुंदर था, लाल था, और तेरा चेहरा तो पीला हो चुका है।
ये हो क्या रहा है तेरे साथ में। अब विशाल वाकई में अपने आप को देखते हैं आईना के अंदर में, तो उनको समझ में आ जाता है। अब वो भी समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अब उत्तम से पूछते हैं कि मैं क्या करूं भैया। तब उत्तम सलाह देते हैं कि शाम के मेरे साथ में चलना, मैं एक डॉक्टर को जानता हूं और उससे तेरा चेकअप कराते हैं। मुझे तो डर है कि तेरे को जॉन्डिस ना पकड़ लिया हो, और जॉन्डिस बड़ा ही खतरनाक बीमारी है। अब इसे जितना जल्दी निपटारा हो जाए उतना ही हमें अब ये कोशिश कर लेना चाहिए। विशाल थोड़ा खौफ में हो जाते हैं। उनको तो पता ही नहीं चला कि कब शरीर उनका पीला हो गया, ऐसा कैसे हो गया। अब वो उत्तम के साथ जाते हैं डॉक्टर के पास में। डॉक्टर भी उनका शरीर देख करके कह जाता है कि हाँ, डाउट तो है जैसे इनको पीलिया हो गया है, लेकिन एक बार ब्लड सैंपल ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं और डिक्लेयर भी हो जाएगा। ब्लड सैंपल लेता है और इसके बाद विशाल अब अपना घर आ जाते हैं। नहाने धोने के बाद में होटल पहुंचते हैं, खाना वाना खाते हैं, अब फिर वापस आते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद अब सोचते हैं कि आज मैं जाऊंगा नहीं। अब मन ही मन उस पीलिया के खौफ से, जॉन्डिस बीमारी के खौफ से अब थोड़ा डर गए थे। लेकिन जैसे ही 9 बजता है ना, 9 साढ़े 9, जैसे उनको कोई अब बेचैन कर रहा हो, अंदर में बेचैनी, घबराहट। अब लग रहा है कि वो लड़की उनको याद कर रही है। अब उसी के याद में पागल हो जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। बाइक उठाते हैं और फिर चल पड़ते हैं उसी जगह पर। कुएं के पास में बाइक खड़ा करते हैं और फिर उस झोपड़ी में चले जाते हैं। जब जाते हैं तो लड़की बैठी हुई है, इंतजार कर रही है। विशाल पहले अब दुख भरी खबर बताते हैं कि देखो, मुझे लग रहा है कि मेरी अब शरीर में पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, मेरा शरीर पूरा पीला पड़ा हुआ है। मेरे भाई ने बताया, मैं डॉक्टर के पास में गया था, डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है और कल तक रिपोर्ट आ जाएगा। सब कुछ अपना बात वो लड़की से बता रहे थे। लड़की भी अब देख करके कहने लगी, देखने में तो ऐसा नहीं लगता, चलो तुमने टेस्ट करा लिया तो अच्छी बात है, और ऐसे पीलिया तो है नहीं, डिक्लेयर कर देती है। कुछ देर वो लोग बैठते हैं और इसके बाद विशाल फिर अपना घर की तरफ निकल जाते हैं और आते हैं, आराम करते हैं। सपने में भी वो लड़की हर रात उनको नजर आती थी, और हर रात उसी जगह पर जो कुआं था, अब बगीचा था और झोपड़ी था, उसी के आसपास में वो घूमते रहते थे। सपने में वही सब इलाका उनको नजर आता था। सुबह उठते हैं और फिर जाते हैं फैक्ट्री में। लंच टाइम में उस डॉक्टर के पास उत्तम लेके जाता है। रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में अब कुछ भी नहीं था। जैसे लड़की ने बताया था कि तुम्हें पीलिया नहीं है, तो आखिर शरीर क्यों पीला पड़ा हुआ है? ये तो पीलिया की निशानी है। डॉक्टर को बताते हैं कि आपका टेस्ट गलत तो नहीं है, एक बार दोबारा कर लीजिए। डॉक्टर कहते नहीं, मेरा टेस्ट बिल्कुल सही है, टेस्ट में कमी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इनको खून की कमी हो गई हो, खून की कमी की वजह से भी शरीर पीला पड़ने लगता है। दवाई लिखता है खून बढ़ाने का। और फिर अब समझ जाते हैं विशाल कि चलो अब ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, मन ही मन खुश हो जाते हैं। लेकिन उत्तम जो थे ना, अब उनको शक हो गया था कि जब इसको पीलिया नहीं है तो इसको खून की कमी कैसे हो गया। खाने पीने में कोई परहेज करता नहीं है, भोजन अच्छा करता है, ऐसा कोई काम भी नहीं करता है, ना तो शादीशुदा है और कोई मेहनत का काम भी नहीं है। अब मेरा भाई था, इतना तो फर्ज तो बनता था। कई बार इशारे में विशाल से पूछा कि देख विशाल, तेरे साथ में कोई लड़की का चक्कर है तो भी बता दे। लेकिन विशाल सब कुछ अब जानते भी थे कि हाँ चक्कर चल रहा है, लेकिन बताए नहीं कि नहीं भैया ऐसे कोई बात ही नहीं है। लेकिन उत्तम इतना आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। उनके पास भी बाइक थी। अब सोचने लगे कि इसको अब देखना ही पड़ेगा, आखिर इसका रूटीन क्या है, घर जाने के बाद कहाँ कहाँ जाता है, मेरा टाइम ही तो खराब होगा। लेकिन ये इसका स्वास्थ्य के बारे में मुझे चिंता करना होगा, क्योंकि शरीर इसका पीला पड़ा हुआ है, इसका राज क्या है। उत्तम अब उनके पीछे लग जाते हैं। जब छुट्टी होता है तो विशाल पहले निकल जाते हैं, घर पहुंचते हैं और जो उत्तम हैं उनके घर के आसपास खड़े रहते हैं। टाइम निकलता जाता है, नहाते धोते हैं विशाल। इसके बाद अपने बाइक स्टार्ट करते हैं, एक होटल में पहुंच जाते हैं।
उत्तम भी उनका पीछा करते वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन होटल में नहीं जाते हैं। होटल में खाना खाने के बाद में टाइम व्यतीत करते हैं, वहीं पर थोड़ा और टाइम लेते हैं। जब सही टाइम अब उस लड़की से मिलने का होता है, तब अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बाइक अलग दिशा में चलती है ना, जिधर उत्तम का घर है, और उसी साइड में अपना बाइक लेके जाते हैं। उत्तम के मन में अब यही ख्याल आया कि जरूर कोई ना कोई चक्कर है, लेकिन ये रास्ता तो हमारे घर की तरफ जा रहा है, हमारी कॉलोनी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई हमारी कॉलोनी की ही लड़की है। पीछा करने लगते हैं, लेकिन कॉलोनी में वो पहुंचते नहीं, उससे पहले वो कुआं वाली जगह आ जाती है। वहाँ वो बाइक रोक देते हैं। थोड़ा पीछे हट करके उत्तम अपना बाइक रोक लेते हैं। बाइक बंद करके अब पैदल ही वहाँ जाते हैं तो विशाल की बाइक कुएं के पास में खड़ी हुई दिखाई देती है। विशाल नजर नहीं आ रहा है। आखिर विशाल कहाँ गया? अब इधर उधर देखने लगते हैं तो सामने में बगीचा नजर आता है। उस बगीचा में भी जाते हैं तो बगीचा में भी विशाल नजर नहीं आता है। डर जाते हैं, कोई ना कोई चक्कर इसके साथ में तो चल रहा है। और फिर वो विशाल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और तब जाके कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन आवाज़ कुएं के पास नहीं, ना बगीचे के पास, अब खेतों के अंदर से अब सुनाई पड़ रही है। जो खेत खाली थे, कोई फसल नहीं था, झोपड़ी लगी हुई थी रखवाली वाली, और उसी में से अब एक लड़का लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। और वो आवाज़ को देख करके अब महसूस कर लिए थे कि जो आवाज़ है ना, ये आवाज़ विशाल की है। विशाल की आवाज़ को पहचान लेते हैं, लेकिन लड़की की आवाज़ को पहचान नहीं पाते हैं। तब वो समझ जाते हैं कि विशाल मेरे से झूठ बोल रहा है, ये लड़की का ही चक्कर है। वो झोपड़ी की तरफ जाते हैं, गुस्सा होते हैं, नाराज हो जाते हैं विशाल के प्रति कि चलो आज इसका एंड ही करते हैं। कौन लड़की है अब मैं उसको देखता हूँ। अब विशाल को भी समझाऊंगा कि जो कर रहा है ऐसा मत कर, गलत काम है ये। झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। झोपड़ी में तो विशाल नजर आ जाते हैं, लेकिन वहां कोई लड़की नहीं। जब विशाल उत्तम को देखते हैं ना, तब वो खौफ ज्यादा हो जाते हैं। जुबान सूख जाती है, कांपने लगती है। अरे ये उत्तम भाई कहाँ से आ गए? अब जैसे उन पर सदमा गिर गया हो, ऐसी उनकी हालत हो जाती है। लेकिन जो उत्तम है ना, विशाल की तरफ एक बार जरूर देखते हैं, लेकिन उस झोपड़ी में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो अभी अभी आवाज़ सुनी थी लड़की की, वो लड़की है कहाँ पर? लड़की कहाँ चली गई? कैसे हो सकता है? जब लड़की नहीं दिखाई देती है, तब वो उत्तम विशाल की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि विशाल, इस रात को इस जगह पर तू कर क्या रहा है? तेरे साथ में वो लड़की कहाँ है? कौन है लड़की? मैं सब कुछ अब जान चुका हूं, तू मुझसे छिपा मत। अब विशाल बहुत डर जाते हैं कि अब इनका भेद खुल गया है। अब जो उत्तम है, मेरा भाई है, ये हमारे घर पर खबर कर देगा, अब फिर हमारी रेल बन जाएगी। अब वो खौफ में हो गए थे। अब विशाल उत्तम का पैर पकड़ लेते हैं, भैया मुझे माफ़ कर दो, अब मैं आपको अब बताया नहीं, मुझसे भूल हो गई है। मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, अब मैं इसे शादी करने का अब उम्मीद लगा बैठा हूँ। जब उत्तम सुनते हैं कि शादी करेगा किससे? लड़की कहाँ है? किधर है लड़की? मुझे भी दिखा दे। अब वो विशाल इशारा करते हैं कि देखो भैया वो बैठी हुई है। अब उत्तम फिर उस उधर मुड़ते हैं, देखते हैं तो वहाँ कोई है नहीं। अब वहाँ कोई लड़की का नामो निशान नहीं है। हैरान हो जाते हैं, विशाल की तरफ मुड़ते हैं, तो मुझे पागल समझ रखा है। अरे कहाँ है लड़की? लड़की की आवाज़ मैं जरूर सुना हूँ। क्या तुमने लड़की को कहीं छिपा रखा है? मुझसे कोई खेल खेल रहा है? तब विशाल कहते हैं कि नहीं भैया, लड़की तो ये सामने बैठी हुई है। उत्तम समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि विशाल का दिमाग तो अब सही ठिकाने पर तो नहीं है। अब उसका हाथ पकड़कर खींचते हैं, चल बाहर निकल। अब लेके रोड पर आते हैं, कुआं के पास में। अब फिर कहते हैं कि ये सब चल क्या रहा है? तूने लड़की को भगा दिया और झूठ मूठ कह रहा है कि लड़की उस जगह पे बैठी हुई है। अगर होती तो मुझे नज़र नहीं आती। कहानी क्या है पूरा अब शुरू से लेकर अंत तक बता। अब वही विशाल बताते हैं कि भैया उस दिन आप कह रहे थे ना कि छत पर क्या दिख रहा है, तो वही लड़की अपने बाल सुखाने की कोशिश कर रही थी, अपने लटों को
सुलझाने की कोशिश कर रही थी। आज जैसे ही उससे आंख मिली ना तो मैं देखता ही रह गया। आप जो उत्तम थे और चौंक गए, कहने लगे उस रात की बात बता रहा है। तब विशाल बोले हाँ भैया, उसी रात की बात बता रहा हूं। और वो लड़की आपकी जो पड़ोसी है, छत है ना, जो बता रहे थे कि उस कोने में तो कोई है नहीं, कहाँ मैं देख रहा हूं। उत्तम और हैरान हो गए। कहने लगे अरे वो तो घर बरसों से खाली पड़ा है, उसमें तो कोई रहता ही नहीं है। विशाल कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता भैया, उस लड़की का पूरा परिवार उसी घर में रहता है जैसे उस लड़की ने बताया है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब आपको विश्वास नहीं है तो चलिए, लड़की को मैं जरूर आपको मिलवा दूंगा, यहाँ हो सकता है कि वो भाग गई हो देख करके। विशाल को लगा कि आखिर उत्तम को लड़की क्यों नजर नहीं आई, लेकिन उस टाइम वो समझ नहीं पाए थे। उनको लगा कि उत्तम शायद देख करके अनदेखा कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उस टाइम अचानक ये सब हुआ था तो विशाल का दिमाग वैसे ही आउट हो चुका था। उत्तम को देख करके इतना डर चुके थे कि सब कुछ अब जैसे याद ही नहीं आ रहा था कि अब उनके साथ में क्या होगा। घर में खबर पहुंचेगी, अब फिर घर वाले उनकी क्या हाल करेंगे। अब विशाल वही बात कर रहे थे, भैया उसी घर की लड़की है जो छत पर मैंने देखा था उस लड़की को, ऐसा कैसे हो सकता है। उत्तम कहते हैं कि भाई तू गलत है, वो घर मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, इस कॉलोनी में रहते हुए मुझे कई साल हो चुके हैं। आज जब से मैं इस कॉलोनी में हूँ ना, उस घर में ताला बंद रहता है। और वो जो घर है ना, लोग बाग बताते हैं कि वो भूतहा घर है, वहाँ पर कुछ मौतें हो गई थी और उसमें आत्मा भटकती हैं। लेकिन मैं कभी आज तक ऐसी शक्तियों पर विश्वास नहीं किया, ना मैं वो कभी देखा हूँ, लेकिन जरूर मैं उड़ती उड़ती खबर सुना हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है। उत्तम भी विशाल को समझाने की कोशिश करते हैं। और तब दोनों लोग, अब विशाल और उत्तम दोनों लोग अब उत्तम के घर पहुंचते हैं। उत्तम की पत्नी जो थी यानी विशाल की भाभी माजरा को समझने की कोशिश करती है। उत्तम सब कुछ बताते हैं, विशाल को समझाती है कि भैया जो उत्तम बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही बात है, जो जिस घर की बात कर रहे हो वो घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, उस घर में कोई परिवार रहता नहीं है। हाँ, कुछ साल पहले जो गली मोहल्ले की औरतें हैं, मेरी भी उनसे बात हुई है और उन्होंने बताया कि वो घर है ना भूतहा है, और वो घर में कुछ साल पहले अब मौत हुई है। शायद उसी वजह से वो घर अब एक तरह से भूतहा हो चुका है। उस घर में कोई रहता नहीं है, कोई भी रहने आता है ना तो भूत प्रेत उसको भगा देते हैं। विशाल को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, वो कैसे माने। अब अपनी आंखों से उस लड़की को उसी घर के छत पर बाल सुखाते हुए देखा। लड़की उनसे रोज मिलती थी उसी झोपड़ी में, तो कैसे मान सकते थे। अब उनका दिमाग जो था ना, अब इन बातों को यकीन नहीं कर रहा। अब वो अपनी भाभी को बताते हैं कि नहीं भाभी, जीती जागती लड़की है, और वो भूत प्रेत होती तो मैं क्या समझ नहीं पाता। उत्तम भी समझाते हैं कि देख, मुझे तो लग रहा है विशाल, मैं इन चीज़ों को तो मानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि उस घर में जो लड़की तुझे दिखाई दिया था शायद वो कोई आत्मा हो और तेरे प्यार के चक्कर में अब पड़ गई है और तुझे ये वो लेकर वहाँ तक जाती है, ऐसा है ना। विशाल कहते हैं हाँ भैया, लेकिन वो आत्मा नहीं है, आत्मा होती तो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाती। तो उत्तम कहने लगे कि बेटा नुकसान तो तुझे पहुँचा रही है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तेरा शरीर जो पीला पड़ा हुआ है, तेरे शरीर का खून कहाँ गया। मुझे तो अब शक हो चुका है कि लड़की तेरा खून तो कहीं नहीं पीती है। आखिर तेरे अब जिसमें खून दिखाई क्यों नहीं देता है। तेरा शरीर लाल अब खून से भरा हुआ था, अचानक तेरा शरीर अब पीला कैसे पड़ गया। मैंने जो टेस्ट करवाया उसमें भी रिपोर्ट अब जॉन्डिस के नहीं आया। ज़्यादातर शरीर पीला पड़ता है जॉन्डिस की वजह से, तो तुझे वो भी बीमारी नहीं है, तब क्या हो सकता है। भाभी भी समझाने की कोशिश करती है विशाल को कि भैया उस लड़की से आप मिलना जुलना बंद कर दो। वो लड़की अब हो सकती है कोई आत्मा हो, कोई भूत हो, कोई चुड़ैल हो, आप उसको अब छोड़ दो, उसके नज़दीक मत जाओ। विशाल मान भी देते हैं और उत्तम के घर पर रात बिताते हैं। रात में भी वो लड़की सपने में आती है और उसी जगह पर लेके जाती है, वो कुआं के इलाके में जहाँ वो बगीचा है,
खेत में वो झोपड़ी बनी हुई है। सपने में यही सब नजर आता है। सुबह उठते हैं दोनों भाई उत्तम और विशाल। अब वहीं से अपना ड्यूटी अब जाने लगते हैं। दोनों बाइक लेके निकल देते हैं। अब ड्यूटी खत्म होने के बाद में विशाल अपने घर पर, लेकिन साथ में उत्तम चल देते हैं। उन्हीं के साथ में विशाल के घर पहुंचते हैं। अब फिर विशाल को आराम से समझाने की कोशिश करते हैं कि देख विशाल, इस लड़की को तू भूल जा, इसके चक्कर में तू मत पड़, अपनी ज़िंदगी खराब मत कर। मुझे अब 100% यकीन है कि वो लड़की आत्मा है, जैसा मैं अब समझ रहा हूँ। अब वैसे मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन तेरी हालात देख करके जो मैं उस रात देखा, समझा, देखा तो नहीं उस लड़की को, लेकिन मैं उसकी आवाज़ जरूर सुना था। अगर वो लड़की जीती जागती थी तो मुझे उस झोपड़ी में नज़र आना चाहिए। तुझे नज़र आ रही थी और मुझे क्यों नहीं नज़र आ रही है? अब तू भी हिसाब किताब लगा ले। लेकिन विशाल को समझ कहाँ आ रहा था। उस लड़की के प्यार में अब ऐसे पागल हुए पड़े थे। हाँ हाँ करते थे, लेकिन दिल में वही हलचल मची रहती थी। कब मैं मिलूँ उस लड़की से, कब वो मुझे दिखाई दे, कब मैं उसके गले लगाऊं। अब ऐसे ही अब उनके मन में सब ख्याल चलता रहता था। आखिरकार समझा बुझाने के बाद में विशाल को उत्तम अब कहने लगे, मैं अब निकल रहा हूँ, तेरी भाभी याद कर रही होगी, लेकिन देख ले आज के बाद उस लड़की से मिलने के लिए अब आना भी मत, और ना तो उस कुएं के पास में जाना। मुझे तो लग रहा है कि सब जगह जो है ना हॉन्टेड है, और तुझे उस जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब इतना समझाने बुझाने के बाद में विशाल भी अब मान गए थे कि ठीक है भैया, मैं अब उस जगह पर कभी नहीं जाऊंगा। और तब उत्तम अपने घर निकलते हैं। पत्नी को सब कुछ बताते हैं, कुछ छिपाते नहीं हैं कि विशाल के साथ में क्या चल रहा है। अब पत्नी भी अब कहती है कि अभी नज़र रखना पड़ेगा, नहीं तो विशाल के साथ में कुछ भी हो सकता है। और ये बात उत्तम को भी समझ में आ रहा था कि अभी विशाल पर मुझे नज़र रखना पड़ेगा, मुझे उस जगह पर जा कर के छिप कर देखना पड़ेगा। पत्नी को अब समझाते हैं कि रात में मैं जाऊंगा, आप मेरे लिए खाना वाना जल्दी बना दो। खाना वाना खाने के बाद में उत्तम वही काम करते हैं। बाइक लेकर निकलते हैं और उस कुआं से थोड़ा आगे ले जाकर के बाइक एक झाड़ी में छिपा देते हैं, और फिर वहीं पर इंतजार करने लगते हैं। रात के करीब 11 बजता है, और फिर बाइक की आवाज़ सुनाई देती है, हेडलाइट भी चमकती है। जब बाइक नज़दीक आती है तब बाइक की आवाज़ से पहचान लेते हैं कि अरे ये तो विशाल की बाइक है। देखो मेरी कहना नहीं माना, फिर इस जगह पर आ रहा है। उसी जगह पर कुएं पर बाइक रोकते हैं। बाइक रोकने के बाद में देरी नहीं करते हैं, उस बगीचे को पार करते हैं, खेत में पहुंच जाते हैं। अब पीछे पीछे उत्तम, लेकिन उत्तम जो थे ना आज पूरी तैयारी से आए थे। एक बाबा से मिले थे और बाबा ने जो कुछ उपाय बताया था कि वो सब अब उनके हाथ में था। अब वो आर पार के मोड में थे। अगर आत्मा होगी तब तो उसका खेल खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल डरे हुए नहीं थे। उनके हाथ में कुछ ऐसी शक्ति थी जिसका ये उपयोग करने वाले थे। अब वो विशाल तो चले गए उस झोपड़ी में, खेत में। वो उत्तम को हंसी सुनाई पड़ने लगी लड़कियों की। कभी विशाल भी हंस रहे थे, कभी वो लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ रहा था। तब उत्तम समझ गए कि अब वो लोग झोपड़ी में आ चुके हैं। उत्तम धीरे धीरे पहुंचते हैं झोपड़ी के पास। झोपड़ी में अंदर नहीं जाते हैं, झोपड़ी के बाहर ही वो अब घेरा एक लगाते हैं। जो बाबा ने बताया था वैसे ही करते हैं। वो कुछ चावल दिए थे, कुछ मंत्र पढ़कर दिए थे, और चावल का दाना झोपड़ी की तरफ घेरा लगा दिए थे। और सब कुछ बता दिए थे, ट्रेंड कर दिए थे उत्तम को कि बेटा ऐसे ऐसे करना, और उसी हिसाब से उन्होंने काम किया था। जब वो पूरा चावल को घेरा बना दिए तब दरवाजे पर आ गए। विशाल को आवाज़ दिए, विशाल बाहर निकल। विशाल जब उत्तम की आवाज़ सुनता है तो सब उसका प्यार का भूत उतर जाता है, अपने होश में आ जाता है, बाहर निकलता है डरे हुए हालात में। अब तुमसे माफ़ी मांगता है, भैया आज मुझसे गलती हो गई, दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगा। तब उत्तम कहते कि नहीं, अब ये गलती तू अब कभी भी नहीं दोहराएगा, तू बाहर निकल, अब बाकी मुझे अपना काम करने दे। समझ में नहीं आता कि विशाल को कि उत्तम क्या करने वाले हैं। वो बाहर निकल जाते हैं, झोपड़ी में जाते हैं ना, तब वो लड़की साफ नजर आती है।
जैसे बाबा ने कहा था, अगर वो भूत प्रेत होगी, आत्मा होगी, अगर वो चावल के दाने से झोपड़ी के तुम घेरा लगा दोगे तो वो फंस जाएगी। फिर जो अपना रूप है उसको अब वो गुम नहीं हो पाएगी, अब वो गायब नहीं हो सकती, तुम्हारे सामने जरूर उसका आना पड़ेगा। जब देखते हैं विशाल ना तो भी देखते रह जाते हैं। वाकई में वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। अब जैसे ही नज़र मिलती है, विशाल को लगा कि अगर उससे मैं नज़र मिलाता रहूँ ना तो शायद ये बस में कर सकती है। विशाल वो उत्तम डर जाते हैं। उत्तम डर करके अब इधर उधर देखने लगते हैं। अब फिर जैसे बाबा ने कहा था, अब वही बात अब उनसे आत्मा से बात करने लगते हैं कि देखो आप तो मर चुकी हैं, लेकिन मेरा भाई विशाल जिंदा है और आत्मा से और मनुष्य का मिलन कभी होता नहीं है। विशाल जो है आपके साथ शादी करने का सपना देख रखा है और आपसे शादी करना चाहता है। अब मैं जानता हूं कि आप ऐसा कर नहीं सकती और हो भी नहीं सकता है, तो सबसे बेहतर है कि आप विशाल को मुक्त कर दीजिए और आप कभी विशाल के सामने मत आइए। आत्मा गुस्सा हो जाती है कि तू मेरे बीच में क्यों आ रहा है, हमारी दोस्ती विशाल से है। विशाल ने तो मना नहीं किया ना, विशाल जब तक नहीं बोलेगा मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुझे जो करना है कर ले। अब उत्तम कहते हैं कि देखो मैं ऐसे नहीं आया हूं, तुम भाग भी नहीं सकती हो, मैं तुम्हें अब एक घेरा से बंद कर रखा हूं, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम बाहर निकल के दिखा दो। तू अब जाल में फंस चुकी हो, अब मैं जो कहूंगा तुम्हें मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानती हो तुम इसी जगह पर फंस के रह जाओगी और अगले दिन अब मैं उस तांत्रिक बाबा को लेके आऊँगा और तांत्रिक बाबा अपने थैले में तुझे कैद कर लेंगे और तुम्हारी जैसी आत्माओं को ढूंढते रहते हैं। लड़की डर जाती है, कहती है तुमने मेरे साथ में धोखा किया, सब अब मेरे से बिना बुझे हुए सब काम किया। उत्तम कहने लगे कि तूने भी मेरे से नहीं बुझा था, ये सब काम करने से पहले इस शरीफ लड़का को अपने जाल में फंसा लिया, तुमने कोई अच्छा काम किया है। इस लड़का को तू बगस, जो भी तू जादू मंत्र इसके ऊपर में कर रखी है अब उसको हटा। विशाल को बुलाते हैं, विशाल को समझाते हैं। विशाल को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि लड़की कोई आत्मा है। अभी भी कह रहे हैं उत्तम से कि देखो भैया कितने सुंदर है, देखो ये आपको कहीं आत्मा भूत नजर आ रही है। तब उत्तम बताते हैं कि बेटा ये ऐसा रूप धारण कर रखी है, वास्तव में ये एक आत्मा है, यहाँ मुझे भी अब दिखाई दे रही है। इसका वजह बताते हैं कि मैं तांत्रिक बाबा से कुछ उपाय लेकर आया हूँ। अब ये लड़की इस झोपड़ी में फंस चुकी है, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। हाँ, ये वादा करे और बोले कि हाँ मैं विशाल को छोड़ दूंगी, तब मैं सोचूंगा। लेकिन लड़की अभी भी उत्तम से लड़ रही है, झगड़ रही है, कह रही है कि ना, जब तक विशाल नहीं बोलेगा तब तक मैं इसका पिंड नहीं छोड़ूंगी। बोलो विशाल, क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? अरे हम दोनों शादी करने वाले हैं ना, मैं अपने परिवार से बात कर लिया हूँ, अब हम जल्दी शादी के बंधन बंधेंगे, तुम खुश हो ना विशाल। विशाल को अपने अब काबू में कर लेती है। अब उसके आंखों में ऐसा जादू है और उत्तम तो अब समझ गए कि लड़की मेरे काबू में नहीं आने वाली। लेकिन ऐसा उपाय उन्होंने कर दिया था कि अब लड़की वहां से भाग भी नहीं सकती थी। तब विशाल को खींच के निकालते हैं कि तू चल मेरे साथ में। विशाल को लेकर के बाइक के पास में आते हैं और फिर अपनी बाइक भी स्टार्ट करते हैं, अपने घर लेकर आते हैं विशाल को, रात में रोकते हैं। अब फिर विशाल को अब उनकी जो पत्नी है यानी विशाल की भाभी भी समझाती है कि देखो देवर जी, जैसा उत्तम कह रहे हैं वैसा आप मान लो, वो लड़की कोई जीती जागती लड़की इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है। क्या आप आत्मा से प्रेत से आप शादी करोगे? लेकिन विशाल को अभी भी समझ नहीं आ रहा है। अब इस तरह अब सुबह होती है। सुबह होने के बाद में उत्तम काम पर नहीं जाते हैं, ना विशाल को काम पर जाने देते हैं। आप फिर उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं। विशाल को देखते ही कहते हैं यही लड़का है वो जिसके साथ में वो सब चल रहा है। उत्तम कहते हैं हाँ बाबा यही लड़का है, तो तूने वो काम कर दिया जैसे मैंने बताया था। उत्तम कहने लगे कि हाँ बाबा, जैसे आपने बताया था अब मैं घेराबंदी कर दिया हूँ, अब वो लड़की काबू में है, अब उस झोपड़ी की छोड़ के नहीं जा सकती है। तब बाबा कहने लगे अब तो चिंता मत कर, बाकी मेरा काम है। रहा इस लड़के का सवाल तो मैं इसकी समस्या भी हल कर देता हूँ। बाबा अपने
आसन के पास बिठाते हैं उसको, कुछ पानी पीने को देते हैं। अब पानी पीने के बाद में अब ऐसा उल्टी करने लगते हैं विशाल, कुछ पीला पीला पदार्थ उनके अब अंदर से निकलने लगता है। अब पीला काला ऐसा देख करके अब विशाल भी डर जाते हैं और उत्तम भी डर जाते हैं कि बाबा ये सब क्या निकल रहा है। तब वो बाबा बताते हैं कि इसके अंदर में अब उस लड़की का जो तंत्र मंत्र है जहर के रूप में अब इसके शरीर में बैठा हुआ है, सब कुछ बाहर निकल रहा है। और जब ये बाहर निकल जाएगा ना, देखना ये लड़की को बिल्कुल भूल जाएगा। अब वैसे ही होता है, कुछ उल्टी करने के बाद में अब वो शांत हो जाते हैं। बाबा कुछ देर आराम करने देते हैं और फिर दूसरा पानी पिलाते हैं। विशाल और उस पानी को पीते हैं और तब बाबा पूछते हैं कि अब बताओ पानी का स्वाद कैसा है। विशाल कहते हैं अब मीठा मीठा सा लग रहा है। और तब बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अब लड़का अपने काबू में है, अब इसके ऊपर में ऐसा कोई शक्ति का वास नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तुम जाओ इसको लेकर के। तब उत्तम कहने लगे बाबा अब उस झोपड़ी में उस लड़की का, वो आत्मा का कैसे क्या होगा। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं वो लड़की अब वहीं पर रहेगी, मैं रात में जाऊंगा और जो करना है अब मैं उसके साथ में करूंगा। अगर वो लड़की मान जाती है तो मैं अब उसको आज़ाद भी कर दूंगा, लेकिन वचन लेने के बाद में। अगर वो वचन दे देती है तब तो ठीक है, अगर वचन नहीं देती है तो मैं उसको कैद कर दूंगा और फिर मेरी कैद में पड़ी रहेगी। उत्तम इन शक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करते थे, मानते तक नहीं थे कि शक्ति कभी होती भी है, भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन जो उत्तम की पत्नी थी ना, इन शक्तियों पर विश्वास करती थी। अब उत्तम उसी से सलाह लेते थे, उसी के सलाह के दौरान उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे थे और सब कुछ गाइड उनकी पत्नी ने किया था। और तब जाकर के विशाल की जान बच पाई थी। उनके शरीर से जो पदार्थ निकला था जहर की तरह काला पीला, अगर वो नहीं निकलता तो शायद विशाल जिंदा नहीं रहते, उनकी मौत निश्चित थी। और वो लड़की जो आत्मा थी वो चाहती भी थी कि इसका मौत हो जाए, फिर इस आत्मा को अपने पास में हमेशा के लिए रख ले। लेकिन अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर उस आत्मा का क्या हुआ। तो आत्मा को उस बाबा अब रात को पहुंचते हैं, जैसा उत्तम बताते हैं, रात को पहुंचते उस जगह पर। आत्मा उन पर नाराज होती है कि आप मेरे लफड़े में क्यों पड़े हैं, आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, आप इस लफड़े से हट जाइए। तब बाबा कहते हैं कि देख वो मेरी शरण में आया हुआ है, और जो मेरे शरण में आ जाता है ना, मैं उसको निराश नहीं करता हूँ। अब तुझे तो उस लड़के को छोड़ना ही पड़ेगा, और तू उस लड़के के पास में अब जा भी नहीं सकती। तेरा वो जहर मैं निकाल चुका हूँ, और वो लड़का अब कहूँ ना कि बिल्कुल अब सही हो चुका है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरा जहर उसके शरीर में दोबारा पहुँचे। तू उस लड़के को भूल जा, वचन दे कि तू उसको भूल चुकी है, उसको कभी अब तंग नहीं करेगी, ना जाएगी, ना सताने की कोशिश करेगी। लेकिन वो जो आत्मा थी अब उस तांत्रिक बाबा नाराज होने लगी कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तांत्रिक बाबा से लड़ाई करने लगी, लड़ने लगी, धमकाने लगी कि तेरा मैं नाश कर दूंगी। आखिरकार तांत्रिक बाबा समझ गए कि जिद्दी ये है, ये आसानी से काबू में नहीं आएगी। हाँ, तब वो तंत्र बल के अब अपने जो तंत्र बल के हिसाब से उस लड़की को कैद किए, अपने झोले में ले आए। और बाबा कहते हैं, उत्तम बताते हैं कि मैं उसको एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया हूँ। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको बदलाव कर सकूँ, उसको समझा पाऊँ कि उस लड़के को भूल जाए, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये थी कहानी उत्तम की और विशाल की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर कल की रात इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।